इतिहास माइनर पेपर में ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद हिस्ट्री माइनर पेपर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपने द्वारा किए गए गेस क्वेश्चन का भी वीडियो लाऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में मैं सारे गेस क्वेश्चन आपको बता दूंगा। उस गेस किए हुए क्वेश्चन को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर देखिएगा कि जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो या फिर 15 नंबर वाले क्वेश्चन हो या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से ही आएंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बिल्कुल पूरी गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, समझना होगा, क्योंकि आप लिखोगे वहाँ पर, वीडियो वहाँ पर कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करोगे। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक कालीन के बारे में हमने बता दिया था वीडियो के माध्यम से कि उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक अवस्था क्या थी, लेकिन उत्तर वैदिक अवस्था के बारे में हमने जिक्र नहीं किया था किसी भी वीडियो में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ मेजर पेपर में पूछा गया था और वो चीज़ यूनिट वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था। वीवीआई क्वेश्चन वाले सीरीज में मैंने नहीं करवाया था, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन वाले सीरीज में ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आपको शुरुआत में लिखना होगा कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है इसका समय काल, यानी ऋग्वैदिक काल का। और इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करना है, तो इसी को पॉइंट वाइज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार हुआ, आर्यों का विकास हुआ, देखा जाए तो इस वर्ड में भी हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई, राज्य के अधिकारों में वृद्धि और प्रतिनिधि संस्थाओं के महत्व में कमी हुई। देखिए यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ। राजा का जो अधिकार था उसमें और ज़्यादा वृद्धि हुआ, राजा शक्तिशाली बन गया, जबकि उसके जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि समझते हो ना, मंत्रीगण या फिर जो भी विपक्ष पार्टी में रहे होंगे, उनकी संस्थाओं का जो महत्व था, शक्तियाँ थी, उसमें कमी हो गई, कमज़ोर हो गई उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। नवीन पदाधिकारियों की उत्पत्ति भी आर्यों के इस प्रभाव काल में हुई और नए नए अधिकारियों के पद सृजन किए गए, यानी उसका उत्पत्ति हुआ, नए नए अधिकारी आए उत्तर वैदिक काल में। और इसे हम अलग अलग शीर्षकों में बांटकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर देखिए क्या है आपका, प्रादेशिक राज्यों की स्थापना, यानी राजनीतिक व्यवस्था में या फिर अवस्था में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जनों या कबीलों का महत्व था। ऋग्वैदिक काल में जन या फिर कबीलों का महत्व था। इसकी जगह पर उत्तर वैदिक काल में जनपद ने जगह ले ली थी। कहने का मतलब है यही जन मिलकर जनपद का निर्माण कर लिए थे। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई और प्रदेश राज्य की स्थापना भी इसी काल में हुई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में। अगला पॉइंट है आपका राजा के अधिकारों में वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, राजा और शक्तिशाली हो गया था, उसके जो अधिकार थे उसकी वृद्धि हुई। इस काल में राजा के अधिकारों में काफ़ी वृद्धि हुई। इसका संकेत हमें उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विरुद्धों के धारण करने से मिलता है। विरुद्धों कहने का मतलब है उपाधि। राजा जब शक्तिशाली हो जाता है ना, तो अपना एक उपाधि रखता है। जैसे कि नॉर्मल आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बोलूँ, जैसे आपको कहीं ना कहीं घर में कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, या फिर कोई अगर लड़का सीधा साधा रहता है तो उसको भोला कहते हैं। तो उसी तरीके से जो शक्तिशाली राजा होता था वह अपनी उपाधि धारण करता था। वे अधिराज, जैसे कि उपाधि में अधिराज रखते थे, या फिर राजाधिराज, या फिर सम्राट, या फिर विराट, या फिर एकराट और सार्वभौम आदि उपाधियां धारण करते थे अपने आप को शक्तिशाली बनने के लिए या फिर बताने के लिए कि मैं बहुत शक्तिशाली राजा हूँ। ये भी कारण था जिस कारण से उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकार में वृद्धि हुई थी। अगला पॉइंट्स देखिए, प्रतिनिधि संस्थाओं के अधिकार में कमी। जो भी राजा के प्रतिनिधि होंगे उनके अधिकार में कमी हो गई। सारा अधिकार राजा पर ही हो गया और उनके प्रतिनिधि पर जो अधिकार था राजा पर दबाव बनाने का, ताकि राजा गलत काम प्रजा के लिए ना करे, वो अधिकार प्रतिनिधि संस्थाओं के अधिकार में कमी होगी। इस काल में प्रतिनिधि संस्थाओं के अधिकारों में कमी आई तथा उनकी पूर्व स्थिति में, यानी जो पहली स्थिति थी उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और बदलाव हुआ। पहले शक्तिशाली ये भी थे, इनके पास बहुत सारे अधिकार थे राजा को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो अधिकार अब नहीं रहे। जन परिषदों का महत्व घट गया था। यह सब राजा के अधिकारों में असीम वृद्धि के फलस्वरूप था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारे कारण राजा के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण हुआ था। 5वें नंबर पर देखिए, नवीन पदाधिकारियों का सृजन और नए नए पदों में नए नए नियुक्तियां भी हुई।
पूर्व वैदिक काल में शासन कार्यों में राजा को मदद करने के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण आदि अधिकारी होते थे। पूर्व वैदिक काल बोलो या फिर ऋग वैदिक काल बोलो, यानी वो पहले का है, 1500 से 1000 समय काल का, ईसा पूर्व का। और आपका इधर 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का ये आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल। तो पहले के टाइम में जो अधिकारी थे, शासन के कार्य को करते थे, राजा की मदद करने के लिए वह पुरोहित होते थे, पूजा पाठ से रिलेटेड ये कार्य करते थे, सेनानी होते थे जो रक्षा रिलेटेड कार्य करते थे, ग्रामीणी यानी गांव का कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था को चलाते थे। तो ये सारे अधिकारी होते थे। लेकिन अब इनके जगह पर उत्तर वैदिक काल में क्या हाल है, तो इनके अलावा कई नए पदों का सृजन हुआ, यानी यहाँ पर नए नए पद आए। इस काल में पदाधिकारियों में राजन्य, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामीणी, संग्रहित, भाग्यदूत, अच्छबाप, तक्ष, रथकार, गोविकर्त आदि प्रमुख थे। तो ये नए नए पद यहाँ पर आए उत्तर वैदिक काल में। इन्हें रलियों के नाम से भी जाना जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर शॉर्ट में समझे तो हमने क्या पढ़ा कि हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार हुआ, साथ ही साथ राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई थी और प्रतिनिधि संस्थाओं के महत्व में कमी आ गई थी। विभिन्न राजाओं की स्थापना का काम हुआ था तथा कई नवीन पदाधिकारों का भी सृजन हुआ था। तो यही चीज़ हुई थी राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल के। अब सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन में भी कई नई बातें उभर कर आई। समाज 4 भागों में विभाजित हो गया, जिनमें आपका पहला था ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, तीसरा था आपका वैश्य, चौथा था आपका शूद्र। तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं किया गया है, आप इसे भी लिख लीजिएगा। तो ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया और ये विभाजित उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने वाली आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ, स्त्रियों की व्यवस्था में गिरावट आई तथा कुछ नवीन सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ। अब इसे हम पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहले अभी हमने क्या जिक्र किया, समाज का विभाजन, यानी उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब इसके आगे आप खुद से ये भी लिख सकते हो कि ब्राह्मण का कार्य क्या था, क्षत्रिय किस लिए थे, या फिर वैश्य किस लिए थे, या फिर शूद्र किस लिए थे। ठीक है, यज्ञों की प्रधानता के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई, यानी जो यज्ञ करते थे उसकी बढ़ोतरी हुई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया गया, जिस कारण से ब्राह्मणों की शक्ति में और वृद्धि हुई। ब्राह्मण पूजा पाठ और यज्ञों के संपादन का काम करते थे, यानी ब्राह्मण का काम ही था पूजा पाठ करना, यज्ञ करना। ठीक है, तो इसके कारण इसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। दूसरे नंबर पर व्यक्तिगत जीवन के नियमन के लिए आश्रम व्यवस्था, यानी इस काल में आर्यों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने के लिए जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट रखा था। जीवन की ये अवस्थाएं थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बाद ये कॉमा होके उसके बाद फिर गृहस्थ, उसके बाद फिर हो जाएगा वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य अवस्था में शिक्षा हासिल करने का काम किया जाता था और गृह अवस्था में व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक या अन्य कार्यों में करने की छूट थी। वानप्रस्थ अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने की बात कही गई थी। यानी यहाँ पर 4 भागों में जीवन काल को यहाँ पर बांटा गया था। तो वो एक एक करके ध्यान से समझिए। यानी ब्रह्मचर्य अवस्था, इसमें क्या था, शिक्षा हासिल करना, आपको शिक्षा हासिल करना है इस काल में, इस अवस्था में। दूसरा था गृहस्थ अवस्था में, तो इस अवस्था में सामाजिक, धार्मिक के जो कार्य होते थे, सामाजिक सोशल वर्क आपको करना है, सामाजिक कार्य करना है, धार्मिक कार्य करना है। इसके बाद आता है वानप्रस्थ अवस्था, तो इसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाओं में जीवन को बांटा गया था। आगे हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्त्रियों की अवस्था किस तरीके से थी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई थी, यानी जिस तरीके से ऋग वैदिक काल की अवस्था में मैंने आपको स्त्री की अवस्था जो बताया था, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाता था, साथ ही साथ जो भी कार्य होते थे उसमें उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता था, चाहे कोई यज्ञ का कार्य हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो, साथ में उन्हें सारा अधिकार दिया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, सारा कुछ स्त्रियों के प्रति चेंज हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई थी। मैत्रेयानी संहिता में स्त्रियों को जुआ और शराब की भांति पुरुषों का दोष माना गया है, यानी इस तरीके से मानते थे स्त्रियों को कि वह शराब के भांति और जुआ के भांति उनको एक दोष के रूप में मानते थे। सभा और समिति में स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। निषेध की बात से उनकी स्थिति में भी गिरावट आई। साथ ही साथ बहुविवाह के प्रचलन से स्त्रियों का जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया था। कहने का मतलब है, बहुविवाह का मतलब हो गया एक से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह करना। ठीक है, तो
तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, राजा शक्तिशाली था और वह अपने शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ बहुविवाह करता था। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, विवाह। तो विवाह का किस तरीके से प्रचलन था, तो विवाह की प्रथा में भी परिवर्तन हो गया। शक्तिशाली राजाओं के उदय से बहुविवाह की प्रथा में जोर पकड़ने लगी। दहेज का प्रचलन शुरू हो गया। एक ही गोत्र के लोगों के बीच विवाह वर्जित हो गया। यानी पहले क्या था, एक गोत्र में नहीं विवाह होती थी। एक गोत्र कहने का मतलब है जैसे कि रिलेशन में, रिश्तेदार में, रिलेशन में आपको विवाह नहीं करना है। तो ये उत्तर वैदिक काल में बदल गया और ये सारा कुछ एक ही गोत्र में होना शुरू हो गया। बाल विवाह जैसी प्रथाओं का भी प्रचलन शुरू हो गया। इतना ही नहीं, रजस्वल होने के पूर्व ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। रजस्वल कहने का मतलब है, आप बोल सकते हो नाबालिग, यानी टीनेजर। लड़कियों की टीनेजर जो है वो 11 या फिर 12 साल में ही स्टार्ट होता है। तो समझिए 10 साल या फिर 8-9 साल में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। टीनेजर होने से पहले, किशोरावस्था शुरू होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती थी। 5 नंबर पॉइंट्स पर देखिए, परिवार। तो परिवार में क्या था, तो परिवार में पिता की प्रधानता थी। पिता प्रधान परिवार होता था। वह अपने पुत्र का उत्तराधिकारी से वंचित कर सकता था। अगर किसी तरीके से पुत्र अपने पिता को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो पिता पुत्र को घर से निकाल सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि उत्तराधिकारी से वंचित कर सकता है। आगे देखिए 6वां नंबर, शिक्षा। तो इस काल में शिक्षा के ऊपर काफ़ी बल दिया गया था। ये अच्छी क्वालिटी मुझे लगी उत्तर वैदिक काल के। बाकी सारी क्वालिटी अच्छी नहीं है जो मैंने आपको अभी तक बताया। शिक्षा बहुत ही अच्छी थी इस टाइम में। तो इस काल में शिक्षा के ऊपर काफ़ी बल दिया गया था। ब्रह्मचारी अवस्था में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। यानी ब्रह्मचार्य की अवस्था में क्या करते थे, विद्यार्थी गुरुकुल जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। शिक्षा अवधि में वे गुरु की सेवा करते थे तथा शिक्षा पूर्ण यानी कंप्लीट होने के बाद दक्षिणा देने का प्रचलन भी था गुरुओं को। इसके बाद फिर दक्षिणा दिया जाता था। आगे देखिए भोजन के बारे में। भोजन किस तरीके से था उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक कालीन आर्य भात, समझते हो ना, यहाँ पर खीर लिखी गई है, लेकिन किसी किसी इतिहास वाले किताब में खीर की जगह पर दूध भी है और भात भी है। तो आप भात अगर नहीं लिखोगे तो खीर भी लिख सकते हो, क्योंकि भात और दूध दोनों को मिक्स करके खीर बनाई जाती है। ठीक है, भात, खीर, मांस आदि का प्रयोग करते थे। उनका भोजन मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का था। वे भेड़ आदि का भी मांस का प्रयोग करते थे। दूध, घी, मक्खन, दही, शहद उनके भोज्य पदार्थों में से थे। तो ये हो गया आपका भोजन के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग आर्थिक जीवन में। आर्थिक जीवन यानी किस तरीके से वह पैसा कौड़ी कमाते थे, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कार्य करते थे। तो कृषि की प्रधानता इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में कृषि की प्रधानता थी। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। यानी एक जगह वह रहने लगे। एक जगह रहने लगे कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में जिस जगह वह रहने लगे वह अपने ज़मीन को कब्जा करते गए कि यह मेरा ज़मीन है। ठीक है, वह अस्थायी रूप से रहने लगे। कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन बन गया था। हल और बैल की मदद से वे खेती करते थे। हल खींचने के लिए 6, 8, 12 या फिर 24 बैलों की भी जोता जाता था। बैलों को भी जोता जाता था। उन्हें खेती के तरीकों की जानकारी थी। गेहूं, धान, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, तिल आदि फसलों की खेती की जाती थी। आगे देखिए पशुपालन में। तो पशुपालन एक सहायक धंधा, यानी कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे। पशुपालन एक सहायक धंधा हो गया था। वैसे गाय और बैलों के अलावा भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि भी पाला जाता था। इसके बाद तीसरे नंबर पर विभिन्न उद्योग। अब यहाँ पर उद्योग भी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं चारों तरफ आर्यों का विस्तार हुआ। इसके अलावा उसकी जनसंख्या भी बड़ी होगी, जनसंख्या वृद्धि भी हुई होगी, तो इसलिए उद्योग की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। कृषि और पशुपालन के अलावा विभिन्न उद्योगों का भी प्रचलन इस काल में था। लोग विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अपनी आजीविका हासिल करते थे। कुंभकार, सोनार, लोहार, चर्मकार, रंगसाज, रथकार, मछुआरा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, मछुआरा, गडेरिया, मणिकार, धोबी, जुलाहा। जुलाहा का मतलब हो गया जो बुनकर होते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, सिलते हैं। ठीक है, आदि का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर पशुपालन का भी व्यवस्था था, प्रचलन था, और ये सारे काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं वाणिज्य एवं व्यापार। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में वाणिज्य एवं व्यापार का भी विकास हुआ था। जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, जल से भी और स्थल से भी। सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इस काल की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि व्यावसायिक संगठनों की स्थापना भी हुई थी। यानी व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक संगठन यानी संस्था का भी स्थापना हुआ था। अब हम लोग जानते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो देखिए नंबर 1 पर देवताओं के महत्व में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। यानी यहाँ पर ये वाला लाइन यही चीज़ आपसे बोल रहा है कि जिन देवताओं को
पूर्व वैदिक काल में रिस्पेक्ट दिया जाता था, उन देवताओं को उत्तर वैदिक काल में उतना महत्व नहीं दिया जाता था। और पूर्व वैदिक काल में किन देवताओं की पूजा की जाती थी? इंद्र और अग्नि की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिए उनकी जगह पर प्रजापति, रुद्र और विष्णु ने ले ली थी। विष्णु को सर्वरक्षक, प्रजापति की सृष्टि निर्माता के रूप में पूजा जाने लगा विष्णु को, और रुद्र पशुओं का देवता तथा इस काल में उसे काफ़ी महत्व मिला। इन देवताओं के अलावा अप्सरा, गंधर्व, नाग, यक्ष, यक्षिणी आदि की भी कल्पना की गई है। दूसरे नंबर पर यज्ञों और कर्म कांडों की प्रधानता। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। पहले भी देवताओं की पूजा स्तुति पाठ तथा मंत्रों के माध्यम से होती थी, पूर्व वैदिक काल में भी ये होता था, लेकिन अब कर्म कांड को महत्व दिया जाने लगा। कर्म कांड मतलब क्या होता है? बलि जो देते थे ना पूजा पाठ करने के लिए, उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। यज्ञ की विधियाँ जटिल हो गई थी, यानी जो यज्ञ किया जाता था उसका जो विधि विधान होता था वो बहुत ही कठिन हो गया था। मंत्रों का उच्चारण पर बल दिया जाने लगा, अच्छे से मंत्र उच्चारण करना बहुत जरूरी होने लगा। यज्ञकर्ता को बड़ी सावधानी से मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था। यज्ञ करवाने के बदले में पुरोहितों को गाय, सोना, कपड़ा, घोड़ा आदि दक्षिणा में मिलता था। पुरोहित कौन थे? जो पूजा पाठ करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, तो उनको दक्षिणा में गाय, सोना, कपड़ा, घोड़ा आदि दिया जाता था। और उस टाइम के काल में राजसू यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ था। इस यज्ञ को क्यों किया जाता था? तो इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे, ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, शक्तिशाली राजा बन जाए। ठीक है, कराने वाले प्रधान पुरोहित होते थे, और इस यज्ञ को पुरोहितों में जो प्रधान होते थे वही करवाते थे। और उनको यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 गाय तक की दक्षिणा मिलती थी। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये सच्चाई है। ठीक है, आगे हम लोग लास्ट पॉइंट पर लिखेंगे निष्कर्ष कि उत्तर वैदिक काल या फिर चित्रित धूसर भांड संस्कृत भारतीय इतिहास में आर्यों के द्वारा अस्थायी जीवन के शुरुआत का परिचायक है। लोहे के प्रयोग ने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था, और जिस कारण से कृषि की प्रधानता उन्हें स्थापना के लिए प्रेरित किया। ऐसा कहा जा सकता है कि राजाओं की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई और साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई। तो यहाँ पर आपको लिखना है निष्कर्ष में कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का प्रयोग इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण उत्तर वैदिक काल के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और जिस कारण से कृषि में और बढ़ोतरी हुई, राज्यपाट में राजाओं की शक्तियों में भी और बढ़ोतरी हुई, और इस कारण से साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।